Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of Indian economy, chapter number 10, employment and unemployment. Okay. And today our topic is some basic concepts in which we will study what is employment, who is a worker, and different types of workers, self-employed workers, hired workers, casual workers, regular workers, and then we will study about the labor supply, labor force, and workforce. Okay, so let's start. यस सम बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, क्या चीज स्टडी कर रहे हैं हम इसमें, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमें पता है कि हमने अभी तक जो पीछे जो स्टडी किया हमारी क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अपना जो ये बुक है हमारी वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसे डेवलप हुई। हमने पीछे जो स्टडी करते आ रहे हैं हमने देखा कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट हुई है, कैसे हम लोग बैकवर्ड थे और धीरे 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 हमने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की गई है, कैसे डेवलप हो रही है। तो वो हम अभी स्टडी किया है हमने अभी तक। और आज जो हम स्टडी कर रहे हैं, आज जो हमारे सामने हमारी इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, वो इस चैप्टर में उस प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, क्या 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 सजेशंस और जो सब है वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो वो हम स्टडी करते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर जो पहला जो कंसेप्ट आता है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमें ये सब स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्टडी करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर हम किसी से भी पूछें तो हर कोई ये कहेगा कि जिसे काम नहीं मिल रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट को हम इस तरीके से स्टडी नहीं करते हैं कि जो काम जिसे काम नहीं मिल रहा है, जो काम नहीं कर रहा है वो अनएम्प्लॉयड है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हम उन वर्कर्स को लेते हैं, उन लोगों को लेते हैं जो कि एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो उस टाइम पर वेज रेट मार्केट में इकोनॉमी में चल रहा है, उस एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए विलिंग है, काम करने की उनकी इच्छा है, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिले तो वो क्या होते हैं, उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में लिया जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पॉपुलेशन है हमारे, कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिन्हें एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम तो मिल रहा है लेकिन वो उस एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें काम मिल रहा है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन वो करना नहीं चाहते उस एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर। तो ऐसी जो पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट नहीं करते। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन when people are willing to work, पीपल आर विलिंग टू वर्क, काम करने की इच्छा रखते हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, इस एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करने की इच्छा रखते हैं, एंड आर एबल टू वर्क, और साथ ही साथ वो काम करने के लिए एबल भी होने चाहिए। ये तो नहीं है कि अगर एक छोटा बच्चा जो है वो काम करना चाहता है तो हम उससे भी काम करवाएंगे, उसे भी हम उसमें लेंगे, नहीं। जो एक एज लिमिट होती है कि इस एज से ऊपर के जो वर्कर है वो काम में आते हैं, तो वो काम करने के लिए एबल भी होना चाहिए वो। सो आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो कौन आएंगे, वो किस में आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में। सो इट शुड बी नोटेड विद एम्फेसिस दैट सच पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो कि ऐसे लोग भी होते हैं जो उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने की इच्छा नहीं रखते, आर नॉट कंसीडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्चुअली हमारे पास मेन बात आती है वर्क की, है ना, वर्क की आती है। सो पीपल डू अ वैरायटी ऑफ वर्क, लोग जो है बहुत तरह के काम करते हैं, वैरायटी ऑफ वर्क्स करते हैं। सम वर्क्स ऑन फार्म्स, इन फैक्ट्रीज, बैंक्स, शॉप्स एंड मेनी अदर वर्क प्लेसेस, येट अ फ्यू अदर वर्क एट होम। And work at home includes not only traditional work like weaving,
lace making or a variety of handicrafts, but also modern jobs like programming work in the IT industry. Okay, so earlier factory work meant working in factories located in cities, whereas now technology has enabled people to produce those factory based goods at home in villages. So why do people work? लोग क्यों करते हैं काम? Why do people work? Work plays an important role in our lives as individuals and as members of society. People work for earning a living. क्योंकि लोग काम किसके लिए करते हैं? कमाने के लिए ना, जीने के लिए। देखो, रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो अर्निंग अर्निंग होनी चाहिए, तो वो क्या करने के लिए? काम कमाने के लिए, जीने के लिए लोग काम करते हैं। तो सम पीपल गेट और हैव money by inheriting it, not working for it, and this doesn't completely satisfy anybody. So being employed in work gives us a sense of self-worth and enables us to relate ourselves meaningfully with others. So every working person is actively contributing to national income and hence the development of country by engaging in various economic activities. So that is the real meaning of earning a living. So we do not work only for ourselves. हम केवल अपने लिए ही काम नहीं करते हैं. We also have a sense of accomplishment when we work to meet the requirements of those who are dependent on us. कि ऐसा भी होता है ना कि हर कोई तो नहीं है कि हर कोई काम कर रहा है, अपनी अपनी अर्निंग करता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हम पर डिपेंड होते हैं. हमारे जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो कई एक ही फैमिली में एक कमाने वाला होता है, तो उसके ऊपर जो है 4 या 5 लोग डिपेंडेंट होते हैं उसी की अर्निंग के ऊपर. Okay, so having recognized the importance of work, Mahatma Gandhi insisted upon education and training through a variety of works, including craft. So studying about working people gives us insight into a quality and nature of employment in our country and helps in understanding and planning our human resources. So it helps us to analyze the contribution made by different industries and sectors toward national income. So it also helps us to address many social issues such as exploitation of marginalized section of the society, child labor, etc. Okay, तो यहाँ पर अब हमारे पास आते हैं, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, वर्क की बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं. सो हु इज अ वर्कर? कौन होते हैं वर्कर? हु इज द वर्कर? कौन होते हैं वर्कर यहाँ पर? तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्कर कौन है, क्योंकि हमने कहा कि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें पहले स्टडी करने हैं. तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. तो हु इज अ वर्कर? So a worker is an individual who is engaged in some production activities. वर्कर कौन होता है? एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति होता है जो कि किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है. ठीक है, जब कोई भी इंसान जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड हो, वो कोई ना कोई काम कर रहा हो, तो वो वर्कर होता है. सो अ वर्कर और एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड कंट्रीब्यूट टू जीडीपी बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज. एक्चुअली यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक तो देखो दो चीजें आती है, एक तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट और हु इज अ वर्कर. So when a farmer works on field, he or she produces food grains and raw materials for industries. Okay, so cotton becomes cloth in textile mills and in power looms. Lorries transport goods from one place to another. So we know that the total money value of all such goods and services produced in a country in a year is called its gross domestic product for that year. या मैक्रो में हम लोग चैप्टर में कर आए हैं कि जीडीपी किसे कहते हैं. तो जितने भी ये सभी क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, जब हम इनका क्या लेते हैं? इन सभी की. ठीक है, सो टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री. ठीक है, एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, इस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, उनकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है is called its gross domestic product for that year. तो उस साल के लिए उससे क्या कहेंगे? उसकी gross domestic product, GDP. So when we also consider what we pay for our import
and get from our exports, we find that there is a net earning for country which may be positive if we have exported more in value terms than imported, और नेगेटिव ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम एक नेट वैल्यू लेते हैं, जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या बाहर से एक्सपोर्ट हो रही हैं उनका नेट अगर हम लें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, सो इफ इंपोर्ट एक्सीडेड एक्सपोर्ट इन वैल्यू टर्म्स और जीरो, ठीक है, जीरो भी हो सकती है, कब होगी जीरो, इफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर ऑफ द सेम वैल्यू। सो व्हेन वी ऐड दिस अर्निंग प्लस और माइनस जो भी होगा वट एवर, सो फ्रॉम फॉरेन ट्रांजेक्शन से जो भी ये अर्निंग होती है, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, जब इसे हम ऐड कर देते हैं, सो व्हाट वी गेट इज कॉल्ड द कंट्रीज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फॉर दैट ईयर। तो हम वो उस साल के लिए क्या कहते हैं, वो हमारी कंट्री की क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहलाती है। सो दोज एक्टिविटीज which contribute to the gross national product are called economic activities। मतलब कि वो सभी एक्टिविटीज जो कि इस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में को क्या करती हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन देती हैं, सो उन्हें वो हमारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड ऑल दोज हु आर engaged in economic activities in whatever capacity, यानी कि वो लोग जो कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं, अपनी जो भी उनकी कैपेसिटी है, हाई और लो, आर वर्कर्स। वो कौन होते हैं, वर्कर्स होते हैं। इवन इफ सम ऑफ देम टेम्परेली अब्सटेन फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, इंजरी और अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर्स, फेस्टिवल्स, सोशल और रिलीजियस फंक्शंस, सो दे आर ऑल्सो वर्कर्स। उन्हें भी हम वर्कर्स कहते हैं, क्योंकि वर्कर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन दीज एक्टिविटीज। ठीक है, वर्कर्स में मतलब हम उनको भी इंक्लूडेड करते हैं जो कि इन एक्टिविटीज में जो मेन वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। सो वी जनरली थिंक ऑफ ओनली दोज हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर फॉर देयर वर्क एज वर्कर, क्योंकि आमतौर पर हमारी ये सोच होती है कि जो एम्प्लॉयर्स मतलब एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, जिनको भी वो उनके काम के लिए पे करते हैं, वो मतलब जो काम कर रहे हैं उनके लिए पे कर रहे हैं वो उन्हें, तो वो वर्कर्स हैं, हम उन्हें ही वर्कर्स मानते हैं अगर हम जनरली सोचें। सो दिस इज नॉट सो, दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वर्कर्स, क्योंकि वो जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जो अपना खुद का काम करता है, वो भी वर्कर्स हैं। एंड द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज multifaceted. Some get employment throughout the year and some other get employed for only a few months in a year. So many workers do not get fair wages for their work. बहुत से वर्कर्स होते हैं जिनको अपने काम के लिए ना फेयर वेजेस नहीं मिल पाते हैं। So while estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. And you might be interested in knowledge the number of people actively engaged in various economic activities. During 2011-12, India has had about a 473 million strong workforce. Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is higher, and the rural workers constitute about 3/4 of this 473 millions, and men from the majority of workforce in India, about 70% of workers are men and the rest are women. Okay, and women workers मतलब चलो अभी हम ये इसको हम यहाँ आगे स्टडी करते हैं तो ये बताऊंगी बाद में। अब आप देखिए वर्कर्स के आपको समझ में आ गया कि वर्कर्स किनको कहते हैं। ठीक है, इसमें वो सभी वर्कर्स आएंगे जो कि किसी मेन वर्कर के हेल्प कर रहे हैं, वो भी उसमें आते हैं। सभी जो काम में किसी ना किसी तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, सभी वर्कर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, सभी इंक्लूडेड होते हैं। तो अभी बताया आपको कि जो वर्कर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के वर्कर्स हो सकते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और एक हायर वर्कर्स। सो वर्कर्स मे बी क्लासिफाइड एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर।
सो फर्स्ट हम देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, और नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स यानी जो खुद की अपने बिजनेस, जिनके खुद का कोई बिजनेस होता है, अपना ही प्रोफेशंस में वो अंगेज्ड होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो किस में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। और दो दीज आर दोज वर्कर्स who are engaged in their own business or own professions. Example जैसे firm working on his own firm और entrepreneurs working in his own factory। तो ये सब क्या हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड है कि फार्मर अपनी ही फर्म के ऊपर काम कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी ही फैक्ट्री पर काम कर रहा है, तो ये कौन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ओके, सेकंड इज हायर्ड वर्कर। सो हायर वर्कर कौन सा होते हैं, हायर वर्कर, देखो हायर यानी जिनको हायर किया जाता है, जो किसी किसी के अंडर काम करते हैं, किसी और के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं और बदले में उनको क्या मिलता है, उसका रिवार्ड मिल जाता है उसकी सर्विसेज के लिए। ठीक है, अब जैसे हम हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल क्या कर रहा है, हमारी सर्विसेज ले रहा है और उसके बदले में हमें सैलरीज पे कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हायर्ड वर्कर हो गए। सो दीज आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, एंड दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स एंड एज अ रिवार्ड गेट वेजेस और सर्विस। क्योंकि देखो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं वो है, तो उनको वेजेस मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम लेबर बोलते हैं, और लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस, ठीक है, और जो इम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या मिलती है, सैलरीज। लेकिन ये सब क्या होते हैं, हायर वर्कर। और मे बी दे आर पेड इन काइंड, ये भी हो सकता है कि जरूरी तो नहीं है कि उनको कैश में ही मिले, और भी किसी तरह की चीजों के रूप में, ठीक है, पे इन काइंड की वस्तु के रूप में दे दिया जाए, जैसे फार्मर्स होते हैं, ठीक है। अब जो लोग किसी के खेत पे काम करते हैं, तो ऐसा होता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर उनको अनाज के रूप में ही पेमेंट कर दी जाती है, उनको अनाज दे दिया जाता है कैश की बजाय, तो ये क्या हो गए, पेड इन काइंड। सो एग्जांपल, अ प्रूफ रीडर वर्किंग इन पब्लिकेशन हाउस और अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, तो ये क्या हो गए आपके हायर वर्कर। ओके, इसी तरीके से और होते हैं कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। क्या अभी हमने क्या देखा, एक देखा हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, सेकंड हमने देखा है, सेकंड हमने क्या स्टडी किया है, हायर वर्कर। अब हम देखते हैं कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। ओके, सो यहाँ पर भी हायर वर्कर्स जो होते हैं, देखिए वहां पर क्या आया, हायर वर्कर ही आपके क्या हो रहे हैं, आगे उनको और आगे कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। तो हायर वर्कर में भी दो होते हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स और एक सेकंड इज रेगुलर वर्कर्स। ये कैजुअल वर्कर्स यानी कि ये वो वर्कर्स होते हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, जिनको जिस दिन काम मिल जाए उस दिन वो काम कर लेते हैं, और उसी दिन की उनको क्या दे दी जाती है, वेजेस दे दी जाती है। इसमें किसी भी तरह की उनकी कोई सिक्योर मतलब उनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई प्रॉफिट, कोई भी मतलब जैसे प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, कोई पेंशन नहीं है, ग्रेचुटी नहीं है, तो मतलब इस तरीके से वो कौन होती हैं, कैजुअल वर्कर्स। सो दीज आर द डेली वेजर्स, ये डेली वेजर्स होते हैं जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, एंड दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस, इनको अपने एम्प्लॉयर्स के द्वारा रेगुलर बेसिस के ऊपर हायर नहीं किया जाता है, एंड दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इवन कि इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं दिए जाते हैं, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड होगा, ग्रेचुटी और पेंशन। ओके, नेक्स्ट रेगुलर वर्कर्स। अब रेगुलर वर्कर्स क्या हो गए, रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जो परमानेंट होते हैं, यानी कि जिन्हें जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर लगाया जाता है। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर लगाते हैं, और इन्हें हर तरह की जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे इनको प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलती हैं, पेंशन इनको मिलता है, ग्रेचुटी, ठीक है, सब में इनको प्रोवाइड किया जाता है। So these are on permanent payroll of their employers, and they are entitled to all social security benefits, including pension, gratuity, and provident fund. Okay, so it is often found that casual workers are unskilled worker। अच्छा, अब आप कई बार देखें, अगर आप नोटिस करें, तो जितने भी हमारे ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, लेबर होती है, तो आप कभी भी देखें तो ना आप ज्यादातर नोटिस करोगे कि ये जो लेबर होती है ये क्या होती है, ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। ये यानी ये क्या होते हैं, ज्यादातर ये अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है, इन अनएजुकेटेड होते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई इनमें स्किल एबिलिटी किसी तरह की नहीं होती है, तो ये अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं यही जनरली क्या होते हैं, इन कैजुअल वर्कर्स के रूप में काम करते हैं।
तो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं जैसे वर्कर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट। सो रेगुलर वर्कर जो होगा वो आपका क्या होगा, स्किल्ड वर्कर होगा, यानी जो एजुकेटेड होगा, जो किसी चीज में उसकी स्पेशलाइजेशन होती है और वो रेगुलर बेस पे ऊपर इसलिए काम करता है। सो द रेगुलर वर्कर्स ऑन द अदर हैंड इज यूजुअली अ स्किल्ड वर्कर लाइक एन इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। सो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ वर्कर्स, हमने वर्कर्स के टाइप्स अभी पढ़े हैं। एक तो हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड हायर वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स यानी दीज आर द पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन एंड दे आर अर्न प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज। हायर वर्कर, दीज आर द पीपल हायर्ड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा हायर किए जाते हैं एंड आर पेड वेजेस सैलरीज एज अ रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज। ओके, फिर ये हायर वर्कर जो होते हैं आपके, हायर वर्कर भी आगे दो में डिवाइड होते हैं, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स क्या हो गए, दीज आर द लाइक डेली बेसिस नॉट ऑन परमानेंट रोल्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, किसी भी तरह के कोई बेनिफिट इनको प्रोवाइड नहीं होते। जबकि रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं, these are on permanent roles of their employers and are entitled to social security benefit। okay, इनको सभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। अब ये देखिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि आपको समझने के लिए, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। हम देखते हैं कि लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स जो है, ये नाम से ऐसा लगता है कई बार कि लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स आर द सेम थिंग, बट क्या है, सेम कंसेप्ट लगते हैं बोलने में, लेकिन नहीं, ये दोनों क्या है, दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट है, दोनों का अलग मीनिंग है। तो देखिए कि लेबर सप्लाई क्या होती है और लेबर फोर्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई क्या होती है, लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर corresponding to a particular wage rate, and you may be able to work 10 hours a day but willing to work only for a 6 hours a day at a particular wage। एक्चुअली देखो लेबर सप्लाई क्या होती है कि अब हम एक एग्जांपल ले ले, मान लो कोई भी एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो मतलब काम करवा रहा है आपसे और वो आपको कहता है कि मैं आपको 1 घंटे के 100 रुपए दूंगा, 100 रुपीज देगा वो आपको, ठीक है, वो आपको 100 रुपीज देना चाहता है। अब जो सब लेबर है, ठीक है, अब वो ये देखती है, वो ये देखेगी कि उस 100 रुपीज में जो वो पर्टिकुलर वेज रेट है 100 रुपीज 1 घंटे का, वो उस पर कितना काम करना चाहेगी, वो उस पर काम करना भी चाहेगी या नहीं, ठीक है, कितने उस पर काम करना चाहेंगे और किस टाइम तक करना चाहेंगे। तो वही कहते हैं कि नहीं, हम जो अब क्या होगा, अब लेबर अपना बताती है कि मैं जो हूँ ना 100 रुपीज में, मतलब मैं 100 रुपीज में अगर आप मतलब कि वो ये कहे कि मुझे आप अगर 800 रुपीज देंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं 6 आवर्स काम करूंगा। तो उसने अपना एक टाइम दे दिया कि मैं इतने बेस रेट के ऊपर इतना काम करूंगा, ठीक है। तो ये जितने लोग इस तरीके से तैयार होते हैं, मतलब उन्होंने उनको क्या दे दिया, ऑफर कर दिया अपनी सर्विसेज कि हम इतने बेस रेट के ऊपर इतने काम करेंगे, इतने घंटे काम करेंगे आपके। तो ये क्या होगी, लेबर सप्लाई। तो इट मींस क्या हुआ, लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर, कि कितने लोग तैयार हुए उस वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए। सो लेबर ऑफ अमाउंट दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट, उस पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर कितने वर्कर जो हैं वो काम करने के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है, कितनी इच्छा रखते हैं और तैयार हुए हैं कि हम इतने इस वेज रेट के ऊपर, इस पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर इतने काम करेंगे, और कितनी अमाउंट मतलब कितने लेबर तैयार हुई है। सो यू मे बी एबल टू वर्क 10 आवर्स अ डे। मान लो आपके अंदर एबिलिटी क्या है, एक दिन में 10 घंटे काम करने की है, बट विलिंग टू वर्क ओनली 6 आवर्स अ डे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी ने आपको ऑफर किए, देखो आपको अगर उन्होंने ऑफर किए 500 रुपीज, तो आप 500 रुपीज पे आप कहोगे कि भी मैं 6 आवर्स से ही काम करूंगा। तो आप उस पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर, ठीक है, कितने एक दिन में कितने घंटे काम करोगे, कितने घंटे काम करने की इच्छा रखोगे, 6 घंटे की। तो लेबर सप्लाई दस आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन आवर्स ऑफ अ वर्क। तो एक तरीके से जो मेजर सप्लाई है इस प्रकार से मेजर की जाती है, किस टर्म में, मैन आवर्स ऑफ अ वर्क, ठीक है, एक काम का जो मैन आवर्स है। और हम ज्यादातर जो है जो मैन, एक या आप ये कहो इसको मैंडेज भी बोल सकते हैं, और इसको मीन क्या कंसीडर किया गया है कि 8 मैन आवर्स इक्वल टू 1, कंसिडरिंग 8 मैन आवर्स इक्वल टू 1 मैन डे, ठीक है, ये कंसीडर किया गया है।
यानी कि 8 घंटे अगर वो काम करेगा तो 8 घंटे का किसके, एक दिन के इक्वल हो जाएगा एक लेबर का काम। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट। और इसको ऑलवेज हमेशा जो है किस रिलेशन में एस्टिमेट किया जाता है, वेज रेट के रूप में। क्योंकि यहाँ देखे ना, देखिए वेज रेट के ऊपर, पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर लेबर डिसाइड करती है कि कितनी जो है वो अपनी सप्लाई देगी। ओके, सो ये होती है लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स क्या होगी, लेबर फोर्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। जबकि लेबर फोर्स क्या होती है दूसरी तरफ, ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स जो एक्चुअली वर्किंग, जो काम कर रहे हैं और जो काम करने की इच्छा रखते हैं, इसमें दोनों आ जाते हैं लेबर फोर्स में। यानी जो काम एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जो लोग काम करने की इच्छा रख रहे हैं कि हम भी काम करेंगे, ठीक है, मतलब उनको काम नहीं मिल रहा है लेकिन वो काम करने की इच्छा रखते हैं, तो दोनों ही लोग आ गए, जो काम कर रहे हैं और जो काम करने की इच्छा रखते हैं, तो वो सब किस में आ जाता है, लेबर फोर्स में। ठीक है, इतना लेबर फोर्स है। तो इसका वेज रेट से तो कोई रिलेशन नहीं हुआ ना, वेज रेट के ऊपर तो नहीं है। इसमें सभी लोग आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं और जो काम करने की इच्छा रखते हैं, वो सभी आ रहे हैं, तो इनका वेज रेट से कोई भी रिलेशन नहीं है, वेज रेट से रिलेटेड लेबर फोर्स नहीं होती। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स, इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट्स। ठीक है, अलग अलग देखो डिफरेंट वेज रेट के ऊपर डिपेंड करती है ना आपकी लेबर की सप्लाई की कौन कौन सी वेज रेट है, क्या वेज रेट है। सो सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। लेबर फोर्स क्या होगी दूसरी तरफ, इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, but it is not related to wage rate. अब लेबर सप्लाई में सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। लेबर की सप्लाई जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है, इवन के आपके पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो चाहे कांस्टेंट रहे, वो क्यों कांस्टेंट रहेंगे जब, ठीक है, वो कांस्टेंट ही है नंबर ऑफ वर्कर्स उनमें, तो क्योंकि लेबर की सप्लाई, अब मान लो 100 लेबर थी, ठीक है, 100 लेबर है, अब उसमें से 50 की लेबर जो है वही काम, वही एक पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर काम करने को तैयार है। ठीक है, सप्लाई कितने की थी, 100 की ना, 100 में से 50 ने करने को तैयार हुई है, तो आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन आपकी जो लेबर की सप्लाई है कि कितनी आपने सप्लाई दी, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सो बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैन डेज और पर्सन डेज, क्योंकि ये किस टर्म में मेजर की जाती है, मैन डेज या पर्सन डे के रूप में, एंड वन पर्सन डे रेफरिंग टू 8 आवर्स ऑफ वर्क। ओके, नेक्स्ट इज लेबर फोर्स। सो लेबर फोर्स क्या है, बिकॉज इट इज मेजर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ये तो नंबर ऑफ पर्सन के टर्म में मेजर किया जाता है कि एक तो जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं वो सभी लेबर फोर्स में आ जाते हैं। ओके, सो नॉट इन टर्म ऑफ पर्सन डे। सो साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पर जो लेबर फोर्स का सप्लाई है वो केवल तभी इंक्रीज और डिक्रीज होगा जब हमारे जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जो काम करने की इच्छा रखते हैं, उनमें अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है, उन्हीं के बेस के ऊपर आपका लेबर की जो लेबर फोर्स का साइज है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स क्या है, देखो अब ये देखो, ये आप समझोगे कैसे, अपने अभी लेबर फोर्स पीछे देखा, लेबर फोर्स में आपने वो सभी सभी के सभी वर्कर इंक्लूड कर दिए जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में और जो लोग काम करने की इच्छा रखे हुए हैं, यानी जो लोग काम करने की इच्छा रखे हुए हैं वो अभी अनएम्प्लॉयड है, उनको काम नहीं मिल रहा है ना, अभी काम नहीं मिला है लेकिन वो विलिंग है, तो वो सब है। तो अब यहाँ पर हमें वर्क फोर्स निकालना है जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, इसमें विलिंग वाले नहीं आएंगे। सो वर्कफोर्स रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग एंड डजंट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। जो काम करने की के लिए विलिंग है वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसमें कौन आएंगे, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप वर्कफोर्स कैसे निकाल सकते हैं, आपका जो लेबर फोर्स है जिसमें दोनों आ रहे हैं उसमें से आप क्या माइनस कर दें, नंबर्स ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, वो नंबर ऑफ पर्सन वो वाले माइनस करने हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो काम करने के लिए विलिंग है, अगर उनको माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाता है, वर्क फोर्स। ओके, सो यहाँ पर सो एक्चुअली स्टूडेंट्स आई थिंक इज सफिशिएंट नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।